सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विषय आधारित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति, आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। चार विकल्प, पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राधा कृष्णन और चौथा विकल्प है वी वी गिरी। इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। तो यदि आपने विद्यार्थियों विकल्प नंबर 1 उत्तर सुना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर सुना है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947, कब? 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। और देखिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। तो इस प्रकार से यह प्रारूप समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब आपको चार विकल्प दिए जाते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार पटेल, एच जे कन्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार पटेल, एच जे कन्या, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 एच जे कन्या सोचा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल है सही है। क्या सोचा है आपने? 3 नंबर विकल्प। और देखिए, 26 जनवरी 1950 को जो एच जे कन्या है, उनको भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश से बनाए गए थे। तो कब बनाए गए थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश से एच जे कन्या? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा विकल्प है एच जे कन्या और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका 1 नंबर विकल्प है सही हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर को यह पूछा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर कब बनाए गए थे? तो जो हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। तो निश्चित है 1952 में इनको बनाया गया था, क्योंकि पहले तो आम चुनाव ही नहीं हुए थे। तो 1952 से 1956 तक रहे थे। हाँ तो विद्यार्थियों, को देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इन जो आपको दिए जा रहे 4 विकल्प में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चलो देखते हैं। पहला है शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा विकल्प है संपत्ति का
अधिकार। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो आप तो समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि इसमें मूल अधिकार कौन सा है। बिल्कुल, यदि आपने विकल्प नंबर 4 चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है नहीं है, क्योंकि पहले यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। और यह पहले अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसे अब हटा दिया गया है। और संपत्ति के मूल अधिकार पर सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी भी हुई है। तो इस प्रकार से यह संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज का अगला क्विज, आज के क्विज का अगला प्रश्न, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो सबसे पहले तो आप लोग को देखना है कि निवारक निरोध अधिनियम है क्या। तो देखिए, निवारक निरोध अधिनियम कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लेना। कब? अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लेना, आशंका हो अपराध की तो उसको अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार करना क्या है? निवारक निरोध अधिनियम है। तो निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं होता है, बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। तो यह कह रहा है कि निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? पहला है समानता के अधिकार पर, दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार पर, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, और चौथा विकल्प है संवैधानिक संरक्षण के अधिकार पर। तो निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? इन चार विकल्पों में आपको विकल्प चुनना है। तो यदि विद्यार्थियों आपने विकल्प नंबर 2 चुना है स्वतंत्रता के अधिकार पर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यानी जब अपराध करने से पूर्व ही उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसको क्षति पहुंचती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है क्या है? किन्हीं परिस्थितियों में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थगित किए जा सकते हैं। तीसरा विकल्प है सभी प्रकार की सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। सभी प्रकार की सामान्य परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। चौथा विकल्प राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों जो मूल अधिकार हैं क्या वो किन्हीं परिस्थितियों में भी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थगित किए जा सकते हैं। तीसरा विकल्प है सभी प्रकार की सामान्य परिस्थितियों में भी क्या राष्ट्रपति स्थगित कर सकते हैं, और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा जो मूल अधिकार है उनका मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थी इनमें भी देखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके 20 और 21 यानी प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके शेष को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 21 है वो प्राण और देही की स्वतंत्रता
का संरक्षण करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इस प्रकार से इनको छोड़कर के शेष का जो है वो स्थगन किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 में, संविधान के अनुच्छेद में 32 में कौन सा मूल अधिकार वर्णित है? कितने नंबर है अनुच्छेद में? 32 नंबर अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार वर्णित है? तो देखिए, पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा विकल्प है संपत्ति का अधिकार, तीसरा विकल्प है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चौथा विकल्प है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 में इनमें कौन सा वर्णित है? तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो बिल्कुल सही चुना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और दूसरी बात है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार है उनमें से कौन सा मूल अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? विकल्प नंबर 1, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। विकल्प नंबर 2, संपत्ति अर्जित करने तथा कोई भी व्यापार, आजीविका तथा कारोबार करने का अधिकार। विकल्प नंबर 3, देश के किसी भी भाग में घूमने तथा रहने बसने की स्वतंत्रता। विकल्प नंबर 4, भाषण देने, एकत्रित होने तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। तो आपको बताना है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी, भारतीय नागरिकों के बिना भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने तथा कोई भी व्यापार, आजीविका करने तथा कारोबार करने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में घूमने तथा रहने बसने की स्वतंत्रता, और आगे है भाषण देने, एकत्रित होने तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं? तो यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, उन पर लगाए गए जो प्रतिबंध हैं वो उचित है या अनुचित, यह तय करने का अधिकार किसको है? 1, संसद को, विकल्प नंबर 2, राष्ट्रपति को, विकल्प नंबर 3, न्यायपालिका न्यायालयों को, और विकल्प नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है न्यायालयों को, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उस पर लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं, तो हो जाएगा उत्तर विकल्प नंबर 3, न्यायालयों को। अब देखें विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन न्याय संगत है वो ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यह न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, दूसरा विकल्प है संसद को, तीसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय को, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है संसद को, तो आपने सही चुना है, क्योंकि भारतीय संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिला है।
हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 से 1952 तक प्रथम संसद के गठन तक संसद के रूप में कौन कार्य करता रहा? यानी 26 जनवरी 1950 से 1952 तक, जब तक आम चुनाव नहीं हुए तब तक संसद तो थी नहीं, तो संसद के गठन के समय तक संसद के रूप में कार्य कौन करता रहा? तो आपका विकल्प है, एक नंबर संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। दूसरा विकल्प है प्रारूप समिति अंतरकालीन संसद के रूप में काम करती रही। तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित परामर्शकारी सभा। और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह तो निश्चित है कि 26 जनवरी 1950 से 1952 तक संसद के गठन तक संसद के रूप में कार्य किया। तो अब आपको बताना है कि वो संसद के रूप में कार्य किसने किया। तो अब इनमें से यदि आपने उत्तर विकल्प नंबर 1 चुना है, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि जो कथन दिए गए उनमें से सही एक कथन नहीं है, वो कथन कौन सा है? पहला है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। विकल्प नंबर 2, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, क्या यह सही है? चौथा विकल्प, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना कि सही कौन सा नहीं है, या अगर कि कथन सही नहीं है, ऐसे तक कथन कौन सा है? तो संविधान की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, अब 245 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, गलत हो गया। 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 सदस्य ही प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। यह भी राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, यह कथन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? विकल्प नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले आते हैं। दूसरा है अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले आते हैं। विकल्प नंबर 3, परामर्शीय, देखिए विकल्प नंबर 3 परामर्शीय क्षेत्राधिकार वाले मामले आते हैं। विकल्प नंबर 4 उपयुक्त है सभी। तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय में ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, अपील क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, परामर्शीय क्षेत्राधिकार के मामले आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका आपको उत्तर देना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ नागरिक के पास एक हथियार है। तो क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है वो गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ नागरिकों के पास एक हथियार होता है। तो आपको बताना है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? 4 विकल्प हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय,
और चौथा विकल्प है जनपद न्यायालय। तो संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्ष में समादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। तो बंदी प्रत्यक्ष रिक्त उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 256 उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 256 के तहत जारी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। तो इस प्रकार से संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्ष में समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो आपको बताना कि भारतीय संविधान उसका प्रारूप किस प्रकार का है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है। विकल्प नंबर 1 एकात्मक, विकल्प नंबर 2 पूर्णतया संघात्मक, विकल्प नंबर 3 संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, और विकल्प नंबर 4 है भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है। तो बिल्कुल सही आपने यदि इसका विकल्प नंबर 3 उत्तर चुना है कि संरचना में संघात्मक है और भावना में भारतीय संविधान क्या है? एकात्मक है। इस प्रकार से भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक हो गया, भावना में एकात्मक हो गया, इसलिए 3 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान विषय आधारित एक महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से क्विज देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।